जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों 1947 में आज़ाद होने वाले भारत और पाकिस्तान जो है उनकी जो करेंसीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है इस वक्त एट दिस पॉइंट। पहले कोई इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। एक इंडियन रुपी जो है वो तकरीबन 3.71 पाकिस्तान पौने 4 रुपये बन रहे हैं। यानी कि अगर इंडिया से एक 1,000 आएगा तो पाकिस्तान में पौने 4,000 रुपये बनेंगे। ये एक डिफरेंस है। इंडिया की करेंसी जो है वो पाकिस्तान से बेहतर हो गई है। एक यूएस डॉलर जो है अगर पाकिस्तान में होगा तो उसमें 305 रुपये मिलेंगे आपको, जबकि अगर एक यूएस डॉलर इंडिया में है तो लगभग 82 रुपीज़ आपको मिलेंगे। ये है डिफरेंस, ये है हमारी इकॉनमी, ये हम इधर चल रहे हैं। आप देखें कि हमें आज पाकिस्तान में बड़ा सीरियस क्राइसिस है इस वक्त। आज पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो बड़े बड़े पैमाने पर इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। आप देखें कि इंडियन रुपी जो है वो कहा जा रहा है कि क्या साउथ एशिया में एक एक्सेप्टेबल करेंसी है। ये बातें चल पड़ी हैं। आप ये देखें कि क्या इंडियन रुपया जो है वो एक्सेप्टेबल है, ये इस वक्त कहानी चल चुकी है। ठीक है जी। अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन रुपया जो है वो 18 एक मुल्कों में 19 मुल्कों में उसको जो है वो ट्रेड कर सकता है। इंडिया ऑन वन हैंड इज़ वर्किंग विद द यूएस, बट ऑन द अदर हैंड इज़ वर्किंग फॉर द डी डॉलराइजेशन। इंटरनेशनल मार्केट में जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इसको इंडिया इसकी अपॉर्चुनिटीज़ को ले रहा है। ठीक है, हम अपने इस इंटरनल क्राइसिस में फंस गए हैं। हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास हमारे रुपए की वैल्यू नहीं है, हमारे रुपए में कोई काम नहीं करना चाहता। ठीक है जी। अब जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने 18 मुल्कों के साथ, जिसमें जर्मनी भी शामिल है, जर्मनी, यूके, सिंगापुर, कीनिया, बहुत सारे मुल्कों के साथ वो कारोबार करने जा रहे हैं इन दी इंडियन रुपी। अगू तुसी हिसाब ला लो कि की होंडे है तो की हो सकता है। और हमारे रुपए की तो हमारे साथ तो अफगानिस्तान भी इस कारोबार करने को तैयार नहीं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया ये अपनी, आप देखें ना इंडिया ने किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी को बसाया हुआ है। यूके से आज़ादी हासिल की, ठीक है जी, ग्रेट ब्रिटेन से, और आज इंडिया और यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। और मसला किस चीज़ में रुका हुआ है? इंडिया वांट्स मोर वीज़ास। इंडिया के हालात अभी भी इतने ख़राब हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडियंस को वीज़े नहीं देती। सानू तो उंज बड़ा टाइट रखे है ना। ठीक है, उनको वीज़े नहीं देती। उनको पता है कि वहाँ पे बड़ी बेरोज़गारी है, बड़े हालात ख़राब है। इंडिया कहता है हमें एक्सेस दें। वो इंडिया बड़ी 5वीं बड़ी इकॉनमी है दुनिया की जनाब, लेकिन यूके का वीज़ा नहीं ले सकते। हर बंदे को अमेरिका का वीज़ा नहीं मिल सकता, इकॉनमी बड़ी है। सो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, लेकिन दुनिया को विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इंडिया में नज़र आ रही है, इसीलिए हर कोई भाग रहा है वहाँ पे। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ है वे साढ़े खर्चे चोखे ने, आमदन घट है। मोटी गल जिसको मैं कहूँ आपको, मोटी बात। आपको पता है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जो सैलरीड क्लास है वो एक्सपोर्टर्स और रिटेलर से 200% ज़्यादा टैक्स देते हैं। क्योंकि सारी बात है उन्होंने जिन्होंने सैलरियाँ लेनी है उन्होंने तो कट के आ जाने। बात समझ रहे हैं आप? ये वो एक चीज़ है जिसको मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा एक हम उस मुश्किल में। आप देखिए आज हमारा वज़ीर आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जनाब इकॉनमी ख़राब है, प्रोटेस्ट होने वाले हैं। परसों पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल ना देने की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं। वज़ीर आज़म कह रहा है बिजली के बिल देने पड़ेंगे, हमारे आईएमएफ से मुआहदा है, हम आपको, हमारे पास जो है वो फिजिकल स्पेस ही कोई नहीं है फॉर द सब्सिडी। दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी केयर टेकर, वो कह रही है कि मेरे पास कोई फिजिकल स्पेस नहीं है टू गिव यू टू द सब्सिडी। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के पास होती हैं। ठीक है जनाब। सो इधर इधर हमारे वो जो बड़े बड़े वाइट एलिफेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, पीआईए एक पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन, गंदी तरीन एयरलाइन है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋ ਆਏਗੀ बैक ਵਿੱਚ, मतलब दिस इज़ व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड वन। 23 बिलियन का बेल आउट पैकेज उसे दे रही है गवर्नमेंट। बंद करो यार, इसको दे दो, खुदा का नाम है। स्टील मिल ये जितनी है, रेलवे शेलवे, इनको प्राइवेटाइज करो, जान छुड़ाओ यार, हमारे पैसों से पल रहे हैं ये।
चंद लोग नौकरियां कर रहे हैं और प्रेस्टीज रखी हुई जी, नेशनल एयर कैरियर, क्या वो नेशनल फ्लैग कैरियर, दफ़ा मारे यार फ्लैग कैरियर असा दे चुकी कटना फ्लैग कैरियर में से, जब है ही ये दुनिया को। मुझे याद है मैं देख रहा था एक दफ़ा जो इंडिया की जो है फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी मैंने सुना, उन्होंने कहा भाई इस हुकूमत का काम सबको नौकरियां देना नहीं है, हमारा नहीं काम नौकरियां देना, हम नहीं नौकरियां दे सकते। सो ये चीज़ें मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर भी हमें जान छुड़ानी चाहिए इन लोगों से, इन चीज़ों से, जो ये चीज़ें लोग हरकतें कर रहे हैं। और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमारी वज़ीर ख़ारजा जो वज़ीर ख़ज़ाना वो इस वक्त गायब है। बिजली के बिलों के ऊपर इजाफे की वजह से वज़ीर आज़म को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। और हुकूमत कह रही है कि जनाब वो तो सियासतदान है, ये तो चमका रहे हैं। सियासतदान कौन से हैं? इमरान खान ही चमका रहा है, वो जेले में बंदे होते फड़े ने तुसा, ठीक है। और रह गई बात दूसरी सियासी जमातों की, वो खामोश हैं, वो तो बोलती नहीं है महंगाई है। सो प्राइम मिनिस्टर तो गलत बात कर रहा है इस वक्त। लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, एक आती है कि उसकी एक थोड़ी सी उम्मीद जिसे आप कह लें, जिसे उम्मीद कहते हैं ना, वो मुझे नज़र आ रही है। और वो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटेशन काउंसिल है, ये एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की जो तरक्की है उसको कर दे सकती है। क्या ये भी सीपैक की तरह ही होवेगी या ये कोई तरक्की ले आएगी वाकई? ये एक क्वेश्चन ज़रूर मौजूद है। मैं इसमें नहीं कहता कि ये सवाल मौजूद नहीं है, लेकिन उम्मीद ये है कि ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट यूनिट है ये थोड़ा सा कुछ करने वाला है। जो कौंसल है, यूनिट कह रहा हूँ, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल जो है, ये कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। ये पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स जो हैं उनको सपोर्ट करेंगे और उम्मीद है कि ये चीज़ें बेहतर होंगी। हमें अब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। अब प्रॉब्लम ये है ना कि एक्सचेंज रेट इतना ज़्यादा है। मुझे आज एक मेरे स्टूडेंट दोस्त थे, वो इंग्लैंड में एडमिशन लेना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा सर मैंने इंग्लैंड एडमिशन लेना आज से 4 माह बाद, जनवरी फरवरी वाले सेशन में, लेकिन मुझे पता है तब तक हमारे मुल्क की हालात इतने ख़राब होने हैं, मुझे 15,000 के पता नहीं 20,000 पाउंड चाहिए। मैं कहा यार मेरे को तो पाकिस्तानी रुपये नहीं मिलते, तो ब्रिटिश पाउंड की गल करना। और उसने अब वो चाहिए, अब होगा क्या कि वो जब बैंक के पास जाता, बैंक कहता जी ये रेट है, बड़े नॉर्मल तरीके से। अब क्योंकि पैसा नहीं है, वो कहता है आज से अगर मैं 6 महीने बाद, जब 4 महीने बाद फीस जमा करानी है, अगर मैं तब दूंगा तो मुझे 3 लाख और रुपये देना पड़ जाना, क्योंकि मेरी तो मार्केट कम हो जानी है, मेरे रुपए की तो मार्केट कम हो जानी है। इस तरह पाकिस्तान में इंडिविजुअली लोगों को मसले बने हुए हैं, एक एक बंदा पैसा, ऊपर से हमारे ब्यूरोक्रेट हैं वो सारे पैसे बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म में। वो जा रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ इधर चला गया। मुझे अगले दिन एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा तकरीबन 7-8 हज़ार पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट इन कुछ अरसे में उसने इमिग्रेशन और ये वो कर लिया। पैसे अल्लाह दे हुक्म नाल कोलों जी बड़े लुटे होंदे ने उन्हें कहा नस्सो तो फुटो इथों निकलो, इतने कुछ नहीं है। लेकिन ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट यूनिट मेरी एक ज़ाती राय है। अब इसमें होगा क्या कि ये मिलिट्री डिसीजन मेकर्स जो हैं वो भी साथ बैठेंगे, ठीक है जी। और ये पाकिस्तान की वो कहते हैं इकॉनमी को आगे लेके चलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स को खींचेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाएंगे, नए नए इनिशिएटिव लेके आएंगे, नेशनल इंटरनेशनल अटेंशन जो है वो उसे हासिल करेंगे। और एक सिविल मिलिट्री एंटिटी होगी, वन विंडो ऑपरेशन करेंगे। और जो जिसे वो कहते हैं ना हमें और उसमें तमाम जो मसाइल वो हल होंगे। जिसे वो कहते हैं ना, ये एक हाइब्रिड फोरम है। हाइब्रिड फोरम से मुराद पाकिस्तान में होता है कि जिधर सिविल क़यादत और फ़ौजी क़यादत बैठी है उसको हम हाइब्रिड फोरम कहते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानियों को नहीं पता होता और बाहर की दुनिया को भी नहीं पता होता है हाइब्रिड किनू आंदे ने। हमारे यहाँ हाइब्रिड होता है जितने फ़ौजी तो सियासतदान रल के इंज बैन तो फैसले करें, और उसमें मोस्टली ज़ाहिर बात है फ़ौजी की बात ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि वो थोड़े स्विफ्ट होते हैं, तेज़ होते हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सियासतदान ज़रा
اور انداز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ فوجیوں کو سمجھ نہیں آ رہی، سیاستدان تیز ہوتے ہیں، وہ ان کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ چیزوں کو آگے لے چلتے ہیں. لیکن سارٹ آف اے ون ونڈو آپریشن ہے جی اس میں، جس میں ہم باہر کے جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آنا چاہتے ہیں. اساں کیتا کہ یہ اساں چینیاں کو پیسے لے کے ایف ڈی آئی لے کے آج تک پتہ ہی نہیں ہو کہڑے ریٹ تے لئی ہے، کیا تھا اس میں، کیا ہے کیا نہیں، کھ پتہ نہیں. کسی ماں دے لال نو پاکستان وچ نہیں پتا کہ چینیوں سے ہم نے کس طرز پہ قرضے لیے ہوئے ہیں. وہ کانٹریکٹ کدھر لکھے ہیں، وہ آسمان پہ کانٹریکٹ چلا گیا، وہ زمین میں ہے، وہ پانی پہ لکھا ہوا کسی دیوار پہ ہے، کسی جناب بینک میں رکھ کے لاکر تر چھڑیا، وہ کانٹریکٹ ہی نہیں کسی کو پتا وہ کدھر. لیکن یہ ہے کہ چینیوں کو ہم نے پیسے بیچنے ہیں، یہ چیز کا ہمیں پتا. ٹھیک ہے جی. وہ چکر یہ تھا کہ ہم چینیوں کے نیچے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کا الٹا نقصان یہ ہوا کہ دنیا کہتی ہے یار یہ تو سارا چینیا دے پروجیکٹ. ہم دنیا کو کہہ کر تنگ آ گئے ہیں، وہ پائے نہ ہو سی پیک انویسٹمنٹ. وہ کہتے ہیں سی پیک یہ ہوں یار، یہ تو ساڑھا دن کی تلک. پھر ہم نے کہا نہیں چھوڑیں سی پیک کو چھوڑیں، ہم یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن جو کونسل بنانے لگے ہیں، اس میں آئیں آپ. اس میں یہ ہے کہ آپ کو کہیں گے کہ آؤ پیسے لے کے آؤ. عربیوں کو کہیں گے، زیادہ تر ہمارے دوست ہیں عربی، ساڑھے بڑے یار نے. ٹھیک ہے، ساری بڑی مدد کرتے ہیں. ساڈا جہاں وزیر اعظم جائے وہ خیال کرتے ہیں، انہوں کو تھوڑا جہا تیل دے چھڑتے ہیں، تھوڑا راشن دے چھڑتے ہیں، خیال کرتے ہیں یار ہمارا. وہ دیکھیں اس بات کو ماننا پڑے گا. 75-76 سال ہو گئے ہیں، ہمارے لیڈر بدلے ہیں، وہ نہیں بدلے. ان کو اتنا ماشاءاللہ اس چیز کی سمجھ ہے کہ یار نہیں ہے جڑا نا انہیں بیچارے کا خیال کرنا ہے. وہ ہمارے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ جب مجھے عربی لیڈر دیکھتے ہیں تو مجھے کہتے تھے نہیں، پر دل میں تو کہتے ہوں گے نا شہباز شریف تم پھر مانگنے آ گئے ہو. تو یہ تو ہمارے لیڈروں کی حالت ہے، خود ہی پہنچ کے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ مانگنے ہیں. سو اینی ہاؤ آپ قطر، یو اے ای اور ان کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان میں کو پیسے لے کے آئیں گے. دیٹ از اے گڈ انیشیٹو. لیکن گل یہ نا کہ ساڈا پٹھا تے بہ گیا. آپ پاکستان کی ہم سیلریڈ کلاس پیسے دے جا رہی. ٹھیک ہے جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سیلریڈ کلاس نے پچھلے سال 264 ارب جو ہے وہ ٹیکس دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے اوپر تو جو سیلریڈ لینے والے لوگ ہیں ان کے اوپر تو ہر روز وہ جب دل کرتا ہے ان کو پیسے چڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ٹیکسز ٹوکسز جتنے مرضی ڈال دیں. وہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا، اب جو ہمارے ایکسپورٹر ہیں انہوں نے سنا ہے پچھلے سال کو 27-28 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی ہے. ٹیکس کتنا دیتا ہے؟ 74 ارب. آپ ہی ہیں جی ایکسپورٹ. ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار تسی ڈالر لے کے آؤ، تسا ڈالر لینا ہے تو ٹیکس نہ دیو. تو یہ چیزیں ہیں. بہرحال ساڈا تو کوئی حال نہیں. یہ انڈین روپیہ ہمارے ساتھ چلا تھا یار. ایک دیکھیں نا، مجھے تو زیادہ میں نے کبھی باہر سے بائنگ نہیں کی. اگر ہم ایپل کا فون لے کے آئیں گے یا ایپل کا لیپ ٹاپ لے کے آتے ہیں ٹیکنالوجی کے لیے کام کرنے کے لیے، ظاہر بات آپ کو چیزیں چاہیے. تو ایک اگر وہ لیٹ سے $1000 کا ہے، ٹھیک ہے، تو انڈیا نے دینا ہے 82,000 روپیہ، اساں دینا 3.25 لاکھ روپے. ہوا فرق کہ نہ ہوا؟ انڈیا اسی ایک ایپل کے فون کا if its price is $1,000 اور عموماً $1,200 to $1,500 کے قریب ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کی ہم دیں گے جناب کتنا، 4 لاکھ روپے آلموسٹ. میں تو انداز دیں 4 لاکھ. اس کے بعد حکومت پاکستان نے اوپر 1.5 لاکھ روپے ٹیکس لگایا ہوا ہے، کیونکہ آپ امیر ہیں، آپ نے پاکستان سے ڈالر باہر بھیجے ہیں، آپ کو اس کی سزا ملے گی. آپ کو 1.5 لاکھ روپیہ رجسٹریشن کا دیں. ہمیں 1.5 لاکھ ان کو دے دیا. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4 لاکھ. تو آپ سمجھ لیں کہ 6 لاکھ کا فون پہ تھا سانو. 6 لاکھ روپے کا پاکستان ایپل کا فون ہے. ٹھیک ہے جی، کرو گل لون. 6 لاکھ روپے کا پاکستان میں ایپل کا فون ہے. اتنے ایپل کے فون ہیں جن ریوڑیاں ونڈیاں جاندیاں ہیں پی. آپ اگر آپ دیکھیں تو ہر بندے کے ہاتھ سے ایپل کا فون ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہاں انڈین روپی آج تگڑا ہو گیا ہم سے. ہم اور چیزوں میں سمجھ رہے تھے، اسی سمجھ رہے تھے انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے نیوکلیئر بمبائنس، ویپنس، اس میں ٹیکنالوجی میں، ٹینکوں میں گولیاں، برود، وہ مقابلہ کرنا پڑ گیا. اکانومی میں مقابلہ کرنا پڑ گیا، سوشل اسٹیبلٹی میں ہمیں مقابلہ کرنا پڑ گیا، ایکسپورٹ میں ہمیں مقابلہ کرنا پڑ گیا. ہمارے وہ اینگل ہی بدل گئے. وہ تو ساری تیاری کو نہیں، وہ تو ساری ٹھوس ہو گئی. ٹھیک ہے. اب ہم دنیا کو لے کے آ سکتے ہیں اس میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ذریعے؟
بالکل لے کے آ سکتے ہیں. آل واٹ وی نیڈ از کمٹمنٹ, پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اس وقت جو بڑا چیلنج یہ ہے, ہم فائنینشلی سروائیو کریں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ جتنی تیزی سے اس وقت کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے, اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس حکومت نے چلنا ہے جناب فروری مارچ تک. یہ جو کیئر ٹیکر ہے انلیگل ہے, لیکن ظاہری بات ہے نظام اس ملک میں ایسے ہی چلتا ہے, تو لہٰذا پہ ٹھیک ہے, سانوں کی ایسا کہنا الیکشن لڑنا ٹھیک ہے, ایسا کہنا ایم این اے بننا یا منسٹر بننا, لیکن ملک میں نظام اسی طرح ہی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, ایسے چلے گا, تو پھر الیکشن ہوں گے, پتہ نہیں کون آئے گا, کیسے ہوگی, کس طرح کی حکومت ہوگی, وہ بھی آرگینک تھوڑی ہوتی ہے, پتہ نہیں مائکرو مینج ہوتی ہے, کیا کیا ہوتا ہے اس میں, وہ تو بعد میں پتہ چلے گا. اور پھر وہ کتنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئے گی. 400 لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ڈالر 400-500 سے چلا جائے. دس از واٹ پیپل, کیا یہ ڈالر نیچے آئے گا 200-300 پہ جائے گا؟ نو آئیڈیا. کرائسس پیدا ہو گیا. اسی لیے وزیر اعظم جو ہے وہ کر رہا ہے, پریس کانفرنسیں کر رہا ہے, کہہ رہا ہے نہیں ڈالر نہیں اونچ کر دیں گے, کخ بھی نہیں ہونا پائیں. یہ جو ہے نا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تھینک یو.